गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। ये लोग करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। आगे ही अपोजिशन मरी हुई है, अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, जून का यानी बजट का महीना चल रहा है और जैसे जैसे पारा ऊपर जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है और कौमी असम्बली के अंदर जो हमने देखा पिछले 3-4 रोज़ के अंदर जो लड़ाई का माहौल रहा वो सिलसिला थमा है। तो आज बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एक हमें दोबारा से हंगामा खेजी देखने को मिली, जहाँ अपोजिशन के अरकान तरक्याती स्कीमों में शामिल ना किए जाने पर वो सरापा एहतजाज थे। 4 रोज़ से धरना दिए बैठे थे, कई शाहराएँ भी बंद रखी। आज उन्होंने असम्बली के गेट्स पर ताले डाल दिए, ये कहा कि आज बजट का इजलास नहीं होने दिया जाएगा, बजट सेशन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी हंगामा खेजी वहाँ पर हुई। गेट तोड़ते वक्त इंतजामिया की तरफ से 2 MPs जो है अपोजिशन के वो ज़ख्मी भी हुए। बहरहाल इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे कि ये रवैया क्यों है, अपने जो मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से क्यों नहीं मनवाए जाते, सियासत में पुरअमन रवैये जो हैं वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं और पुरतशद्दुद रवैये क्यों परवान चढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असम्बली के अंदर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत के जो बजट है, जो अदाद व शुमार है, उन्हें मुस्तरद कर दिया और साथ ही हुकूमत को एक क्रेडिट दिया है। वो क्रेडिट क्या दिया वो आज सब ने देखा कि गधों की तादाद बढ़ने पे उन्होंने कहा कि वाहिद हुकूमत की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो गधों की तादाद का बढ़ना है। तो क्या उन्हें ये जो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है ओवरऑल इकॉनमी के ठीक होने के, तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तरक्याती बजट के हवाले से, क्या वो बिलावल साहब को नज़र नहीं आए कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पर तनकीद करना पड़ी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं ये एक इशू बनता जा रहा है जिसमें स्टेलमेट नज़र आ रहा है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। चूँकि अपोजिशन तो अब इस हद तक चली गई है कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि हम अगर अदालत तक जाना पड़ा तो अदालत में जाएंगे इन इंतखाबी इस्लाहात का जो एक्ट हुकूमत ने पास किया है कौमी असम्बली से, इसके ख़िलाफ़। और शहबाज शरीफ साहब ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है कि वो इस पे एक डायलॉग रखें तमाम अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जमातों के दरमियान। लेकिन हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि किसी किस्म का कोई भी झुकाव नहीं दिखाएंगे, नरमी नहीं दिखाएंगे, लचक नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि कायम है ये बिल जो है वापस नहीं लिया जाएगा। तो इस पर मामला कैसे आगे बढ़ेगा और हुकूमत को क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी है जिस पर अपोजिशन को तशवीश है। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ऑन द अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से भी हम रब्ता करेंगे जो आज हमने कोयटा के अंदर सूरत हाल देखी बलूचिस्तान असम्बली के बाहर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ ज़रा आते हैं जी, जिन्होंने आज हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने आज गधों की तादाद बढ़ने पे हुकूमत को क्रेडिट दिया है। ज़रा सुन लें बिलावल साहब ने आज हुकूमत की पूरी 3 साल दौरे इक़्तिदार में उन्हें वाहिद परफॉर्मेंस क्या नज़र आई, ज़रा सुन लें। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। ये सेनेटर ऑन द अब्बास साहब बिलावल साहब फरमा रहे थे कि मैंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को देखा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी तारीफ़ की जा सकती। तो वो कह रहे हैं एक ही उन्होंने अच्छा काम किया है कि उसमें हम कह रहे हैं कि वो गधे कह रहे हैं 1 लाख बढ़ गए, बाकी कोई हाल ही कोई नहीं गवर्नमेंट का। समर साहब, मैं वैसे ना पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल रात के बाद शायद एक सेंस ऑफ जो सीरियसनेस है या सेंस ऑफ एक एथिकल वैल्यूज जो है ना वो शायद प्रिवेल कर गई है असम्बली में, क्योंकि असम्बली बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी सोसाइटी की, पूरे पाकिस्तान की। और ख़ास तौर पे अगर कहीं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेरी तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वो कहीं पे एथिकल कोड फॉलो नहीं कर रहे तो कम से कम लीडरशिप को तो फॉलो करना चाहिए। तो कल के बाद मुझे एक उम्मीद सी वाबस्ता हो गई थी कि शायद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आज एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जमात के लीडर की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू करना, ये थोड़ा सा ना मुझे खुद थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। ये किस किस्म की पार्लियामेंट है? ठीक है, 3 दिन पहले जो कुछ हुआ, उन्होंने कुछ किया, कुछ पीटीआई ने हमने किया, मतलब एक दोनों तरफ से एक टिट फॉर टैट सिचुएशन बन गई थी। लेकिन कल से तो एक सेंस प्रिवेल कर रही थी, लेकिन आज मुझे लगा वो सब खत्म हो गया। और सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस हुआ कि चले मेरे जैसा एक
अनपढ़ आदमी जो है ना वो शायद बजट को ना पढ़ के आए, चलो सेंस बनती है। एक लीडरशिप के लेवल पे तो पूरी एक टीम होती है, इकोनॉमिक टीम होती है। फरहतुल्लाह बाबर साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, गिलानी साहब हैं और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यकीनन बजट को पढ़ा होगा और अपने लीडर को उसके जो मेन नुकात हैं ताकि वो उसको रट्टा मार के अवाम को बता पाते भाई ये फिगर फज है या ये फिगर गलत है। आई एम सो अमेज्ड कि उनको किसी एक फिगर का नहीं पता था। अब जिस किस्म की मजाका खेज इन्होंने नंबर दिए हैं जिस भी हवाले से, इस पे तो कमेंट करना मैं अपनी भी एक हिसाब से ना तौहीन समझता हूं। बट 2-4 चीजें ऐसी हैं जिस पे मैं खुद अमेज हूं। एक तो उन्होंने फरमाया कि जनाब कर्जे बढ़ गए, कर्जे को इनको समझाए कि डेट टू जीडीपी की जो रेशो होती है, पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद वो मुल्क है जो सिर्फ 1.7% बढ़ी है। हमारे अगर आज के कर्जे 38 खरब और 20 अरब पे हैं तो हमारी इकोनॉमी का साइज 47 खरब 700 अरब पे पहुंच गया, विच इज 83%। पूरे अगर ग्लोबली देखा जाए तो डेट टू जीडीपी की जो रेशो है वो 13% तक बढ़ी है। उन्होंने आज उसकी जिक्र नहीं किया। साफ बादू फरमा रहे थे कि शायद फाटा के और बलोचिस्तान के फंड्स कट लग गए। मैं ऐसी कोई फिगर, पूरी बजट की कॉपी मैंने पढ़ के देख लिया है, मुझे एक जगह ऐसी बात नहीं आई को फाटा के फंड्स को। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी कि उनका बोझ अवाम पे डाल दिया गया, वो तो आपके वजीर खजाना ने भी माना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बंदे को पता ही नहीं लगता आम कंज्यूमर को कि मुझ पे क्या टैक्स लग रहा है। एक्सप्लेन टू यू, पिछली दफा हमारा जो टारगेट था वो था 6 खरब रुपए का, हमने उसको इंक्रीज करके कर दिया, इसमें तकरीबन कोई 7 बिलियन के करीब चले गए। उसमें जो ज्यादा जो पोर्शन आया इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो सिर्फ सेल्स टैक्स में आया, और सेल्स टैक्स में हमने बहुत क्लियरली कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कमोबेश लाख दुकानें हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सिर्फ 10,000 दुकानों पे एक्टिव चल रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम कम से कम अगले 2 साल में 5 लाख शॉप्स के ऊपर, रिटेलर्स के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे। बिल्कुल, वो आप कर रहे हैं, अच्छी चीज है, सिंध भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं जरा लेकिन ये जो गधों वाले आदाद शुमार हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से उठा के दिए हैं। अगर आप बहुत अगर आप सीरियस है इस पे कमेंट करने पे तो मैं चाहूंगा कि नफीसा बहन इस पे कमेंट कर लें। मुझे आई एम श्योर कि मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि नफीसा साहिबा इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वो एक आदाद व शुमार उन्होंने दिए आपके इकोनॉमिक सर्वे से उठा के, वो कोई बाहर से चीज तो नहीं थी। नफीसा शाह साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इसकी मैं 3 साल परफॉर्मेंस को देखूं तो मैंने पूरी कोशिश की कोई अच्छी चीज, कोई बेहतर चीज इनकी परफॉर्मेंस में जो इनके क्रेडिट पे आती हो वो मैं बयान कर सकूं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। इतनी ज्यादा हुकूमत चीजें गिनवाती है कि हमारे जो है हमारे, पहले तो मैं जी अपने ऑनरेबल सेनेटर को बताऊं कि बजट स्पीच में ज़रूरी नहीं है कि आप आदाद शुमार दें या आप बजट के ऊपर बात करें। बजट वो टाइम है साल का जिस वक्त हर मेंबर उठकर कोई भी चीज़ पर बात कर सकता है। बजट पेश होता है लेकिन तकरीर में आप हर मसला पाकिस्तान का उसको उठा सकते हैं। और चेयरमैन साहब ने ये आपने आखिरी पॉइंट ये उठाया, ठीक है, वो एक एंड लाइन होती है और वो फैक्ट्स पर मबनी था, लेकिन अगर आप सब्सटेंटिवली उनकी स्पीच को देखें तो उनकी एक बहुत उन्होंने लॉन्ग लेंस देकर मुल्क के हर मसले पर और फिर जो क्लेम्स हैं हुकूमत के वो तो देखें, जो उनके गुड फील बजट जिसको इसको कह रहे हैं वो तो उसके दूसरे दिन ही ख़त्म हो गए जब आपने तेल और बिजली और इनकी कीमतें बढ़ाने शुरू कर दी। जब IMF ने आपको ये इशारा दे दिया कि दे थिंक कि यू डोंट मीन बिजनेस, तो उन्होंने कहा कि अब छोड़ें, आप चलाएं मुल्क को जैसे चलाते हैं, हम तो आपको सितंबर में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, ये सारे हकायक बयान किए उन्होंने सारे ये सिंध के हवाले से जो आप इल्ज़ाम तराशी करते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक नज़र डाली कि भाई हम सिंध की बात तो नहीं करते, हम वफाक और सूबों का जो आइन में दिया गया है रिलेशनशिप उसकी बात करते हैं। तो एक उन्होंने इश्यूज़ रेज़ किए और ऐसे इश्यूज़ हैं जो संजीदा इश्यूज़ हैं, उनको एक यकीनन उसका उनको उसी वेन में जवाब देना चाहिए। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की जैसे बात की तो महंगाई सबसे जो बजट का एहसास जो आम आदमी को होता है वो यही होता है कि उसका घर का खर्चा जो है वो कैसे पूरा होगा। और उस हवाले से जब आप हर शख्स जो बाहर कोई भी ख़रीदारी करेगा उसके ऊपर आप बड़े बड़े टैक्सेस लगा देंगे, फेडरल ये लेवीज़ लगाएंगे, पेट्रोल के ऊपर आप पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे,
तो फिर वो तो महंगाई तो उससे होगी, और गरीब बंदा जो है या मिडिल क्लास का बंदा है वो ही फील द पिंच। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात जो की है और बहुत अच्छे अंदाज में की है, बहुत अच्छे पार्लियामेंट्री, हाँ, और यकीनन तनकीद का निशाना बनाया है कि पहली दफ़ा ये हुआ है और आपने ये माहौल क्रिएट किया है कि बजट बुक्स को पढ़ना नहीं है, बजट बुक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है और उन बजट बुक्स को लेकर ऑपोजिशन के मेंबर्स के सर जो हैं वो फाड़ने हैं, उनको इंजरीज करनी है, उनके ऊपर वार करना है। ये तो हमने पहली दफ़ा देखा है 60-70 साल में इस मुल्क की तारीख में कि बजट किताब पढ़ने के लिए नहीं है, बहैसियत आपका हथियार है और एमिनेशन है और धड़ाधड़ आप जो है और आपके वजीर और उनको यकीनन और अच्छा किया तनकीद को। आई एम श्योर कि उन्होंने ऑन भाई ने देखा होगा ये कि वो हर वजीर जो है वन अपमनशिप कर रहा था कि हम खान साहब को दिखाएं कि देखें हम कितने फन्ने खान और 30 मार खान है, हम बजट पढ़ते तो नहीं है लेकिन बजट से ज़रूर किसी का सर ज़रूर फाड़ना चाहते हैं। ठीक, अब वो बजट से एक तो बजट बुक से सर फाड़े गए, लेकिन जो तकारीर हम सुन रहे हैं नेशनल असम्बली के अंदर उसमें तो अपोजिशन यही कह रही है कि सर फाड़ने के साथ साथ यहाँ बुक के लोगों को जो है वो भूख जैसे मसाइल का शिकार कर रहा है ये बजट, जो इस वक्त अपोजिशन क्लेम कर रही है। बहरहाल अब जब चीज़ें आगे एग्जीक्यूट होंगी पता लगेगा कि आम आदमी के हालात बदलते हैं या नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े का माहौल रहा नेशनल असम्बली के अंदर, अब वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी वही चीज़ आज हमें देखने को मिली। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आज जो बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मनाजिर थे बड़े ही अफसोसनाक थे कि अपोजिशन बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, यानी बलूचिस्तान असम्बली के अंदर बैठ के बजट की मुखालफत करती, बाहर जाके असम्बली को ताले डाल दिए गए, किसी को अंदर जाने ही नहीं देंगे, बजट सेशन ही नहीं होने देंगे, इसलिए कि हमारी इनपुट नहीं ली गई, इस बजट के अंदर हमारी तरक्याती स्कीमें शामिल नहीं की गई। कौन सी पार्लियामेंट के अंदर, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन की मुशावरत से बजट बनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती रवैये को क्रिटिसाइज किया जाता। बदकिस्मती से कुछ मीडिया हाउसेज है वो जिस तरह हुकूमत अपोजिशन को लताड़ने की कोशिश करती है, कुछ मीडिया हाउसेज है वो भी अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं तो बदकिस्मती ये नहीं है कि वहां पे असेंबली को ताले डाल दिए जाए, बंद कर दिया जाए सारा कुछ। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, आपने बात पूरी कर पूरी कौम ने सुन ली, अब मेरी बात भी सुनेंगे। जी देखिए, जो कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ आपने देख लिया, वो सब कुछ पूरी कौम की शर्म से डूब गई। बिल्कुल, वफाकी वज़रा डेस्क पर खड़े होके वो बजट का भी फेंकते हैं और आपके वज़ीर दिफा, आपके उमूर कश्मीर के वज़ीर, आपके मवासलात के वज़ीर, आपके वज़ीर खारिजा, वो जो सबसे ज्यादा रोती है ज़रताज गुल, ये सारे फेंकते रहे, एक दूसरे को शफकत महमूद तक की देते रहे। होना तो ये चाहिए था कि कश्मीर का वजीर LOC पे नजर आते, उनकी जुर्रत और बहादुरी हमें दिखाई देते। होना तो ये चाहिए था परवेज घटक बहसत वजीर दिफा कहीं हमें किसी मुर्छे में नजर आते, वहां भी नजर आया नहीं आया, कोई स्टेटमेंट भी नजर नहीं आया उनका। ये है इनका रवैया, ये पूरा मंसूबे के तहत, पूरी मंसूबे के तहत। और आप पार्लिमानी पार्टी के इजलास जो कल हुआ इमरान खान की सरबराही में, वहाँ खुद वज़रा एक दूसरे को कहते रहे कि आपने गलत किया, आपने गलत किया, हमने गलत किया, खुद कहते थे। तो ये एक बात तो ये वो तो माहौल ठीक करने पे, वो तो अब्दुल्ला साहब माहौल असेंबली का ठीक होने पे वो वज़रा बड़े सीख पाते कि ये माहौल ठीक कैसे हो गया, क्यों हो गया। बिल्कुल, माहौल ठीक करने गालियों से ठीक करना ना, इसकी कापियों को पार कर फेंकना मारना, इससे माहौल को ठीक करना। मैं ये कह रहा हूँ कि वज़रा एक दूसरे पे तनकीद इसलिए कर रहे थे कि आपने क्यों सपोर्ट किया इस बात को कि पार्लियामेंट का माहौल ठीक हो। नहीं, इस बात पे लड़ाई थी। वो बड़ा हैरान कौन था ये। वो इत्तेहादियों ने बात की है, इत्तेहादी जो थे उन्होंने कहा कि आपका ये जो रवैया था ये जमहूरी नहीं था, ये अखलाकी नहीं था, ये तहजीब नहीं थी, न इंसानियत थी, न मशरकी तहजीब थी, न पाकिस्तानी तहजीब है, न इस्लाम का ये दर्स है, न मदीने की रियासत की ये अखलाक है। एक तो ये बात। जहाँ तक आपने बलूचिस्तान की बात की, देखे ये तकरीबन तीसरा या चौथा बजट है जो पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में अपोजिशन असेंबली के अंदर चीख के वो कह रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तान से आए हैं या हमने भी बलूचिस्तान के लोगों ने मुंतखब होकर असेंबली में भिजवाया है। मुझे मत दे,
बलूचिस्तान की अपोजिशन के एमपीएस अपने आप के लिए नहीं मांग रहे, वो एहतजाज करते रहे, वो उस हल्के के लोगों के लिए मांग रहे जो नुश्की की आवाम है, जिसने रहीम मेंगल को मुंतखब किया है। बीएनपी मेंगल का, जेयूआई के असगर, जेयूआई के सदीकी, जेयूआई के प्लाना जो पिशीन से आवाम ने मुंतखब किया है। बीएनपी मेंगल के 11 एमपीएस, 9 एमपीएस जमीयत उलमा इस्लाम के 11 एमपीएस, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, ये आवाम ने मुंतखब किया है। आप उन्हीं हल्कों में डेवलपमेंट देते हैं गैर मुंतखब लोगों को सियासी रिश्वत के तौर पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि एहतजाज करना मेरा जमहूरी हक है, स्ट्राइक करना मेरा जमहूरी हक है। जब मैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करता हूँ, ये हक आपको किसने दिया है कि तुम बकरगंग गाड़ियों को एमपीएस पर चढ़ा के उनकी हाड़ियां तोड़ के, ये हक आपको किसने दिया है? तीसरी बात ये, जिस तरह हम रोज अव्वल से कहते हैं कि यह हुकूमत बंदूक और बंदूक के नाले के साये में बनी है, आज भी बजट गाड़ियों, बंदूक के नालियों और फोर्सेस की वर्दी में मलबूस हमदुल्ला साहब, ये तो मुतालबात होते हैं, लेकिन कल जो मैं सुन रहा था आपके जो सूबाई सदर हैं, आपके जो सूबाई अमीर हैं अब्दुल वासित साहब, मौलाना अब्दुल वासित साहब, वो ये फरमा रहे थे वहाँ जाके कि हम इस बजट को इसलिए पास नहीं होने देंगे कि इसमें अपोजिशन की जमातों से मुशावरत नहीं की गई। तो कौन से बजट में कौन सी हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत करके बजट लाती है? देखिए मेरी बात सुनिए, मुशावरत का मतलब यह नहीं है कि आप, वो ये कहते हैं कि आप उन हल्कों को, उन हल्कों के अवाम को क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्या वो बलूचिस्तान के अवाम नहीं है? क्या वो बलूचिस्तान के शहरी नहीं है? क्या वो पसमानदा नहीं है? क्या वो गरीब सदा नहीं है? क्या वो गरीब गुर्बत से मारे हुए लोग नहीं है? वो तो ये कहते हैं कि भाई मेरी तजवीज मत करो, आप, मैं इलाके का एक मुंतखब हूँ, तुमने तमाम एमपीए के जितने भी हल्के हैं, ठीक है, तुमने हाईजैक किया है। एक बात में एक जुमला पूरी कर लूं, लिहाजा उन्होंने अमीरियत की तारीख भी उन्होंने मसख किया। आज जमहूरियत के नाम पर एक गैर एलानिया मार्शल्ला नाफिज है। ये तो रवैयों का मसला है हमदुल्ला साहब, ये तो रवैयों का मसला है, वही रवैये हमने देखे कौमी असम्बली के अंदर, देखे, वही हम आज बलूचिस्तान असम्बली के बाहर देख रहे हैं। वहाँ पे भी अपोजिशन जाके जो है वो ताले लगा देती है, ना खेलने देंगे। यहाँ पे भी यही हुआ कि बजट बुक्स उठा के मारी गई है। तो ओवरऑल रवैयों का मसला है, इसे कहीं और जाके जोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अपने रवैये ठीक करने की ज़रूरत है। सेनेटर रोहनबाज साहब, ये जो आज बलूचिस्तान के अंदर देखा गया, ज़ाहिर ये तसलसल है, ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, ये एक तसलसल है जो कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा। ये ओवरऑल हमारे मजमूई रवैये हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ये इतनी अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आपका इस पर एनालिसिस है? आई थिंक समर साहब, पूरा ओवरऑल अगर आप पिछले 15-20 साल की देखें, जब से परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, ओवरऑल वकला की तहरीक चली और बहुत सारे इश्यूज ऐसे रब्त होते रहे, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो ये समझती थी कि शायद हर चीज का फैसले का हल जो है वो सड़कों पे होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको पार्लियामेंट के तनासुब से देखना शुरू करें तो ये ऑल ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। आज मैं हल्की सी एक छोटी एग्जांपल देता हूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने अपनी स्पीच कर दी, गलत ठीक जो भी था, जैसे नफीसा बीबी ने कहा परफेक्टली फाइन। कल शहबाज साहब ने तकरीर भी कर दी, लेकिन जब हमाद अजहर साहब ने आज बोलना शुरू किया तो उस वक्त तमाम अपोजिशन लीडर्स उठ के चले गए, बिलावल भुट्टो साहब भी चले गए, शहबाज साहब भी चले गए। तो वो जो अदम बर्दाश्त का एक लेवल जो छोटे लेवल पे आपको पार्लियामेंट में नजर आया, उसकी बड़ी पिक्चर आपको बलूचिस्तान में नजर आई। यानी कि किसी का गुफ्तगू आपकी तबीयत के मुताबिक ना होना, वो भी अदम बर्दाश्त में ही आ जाता है। सो आई थिंक इट ऑल ट्रेवल्स फ्रॉम द टॉप। और मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम पार्टी लीडरशिप के लिए कि जो पिछले 3 दिन में हुआ है उससे सबक सीखते हुए एक एसओपीज बनाने चाहिए, एथिकल एसओपीज, कि कहां पे क्या कुछ कैसे कैसे हो सकता है। यानी कि अगर आपने पार्लियामेंट में अगर एहतजाज करना है तो उसके क्या वैल्यूज होंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब पिछले कुछ 2-3 माह पहले कुछ टीचर्स आए थे डी चौक में एहतजाज करने, गलत या ठीक इस पे कमेंट नहीं करते, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का एहतजाज किया। अब तमाम अपोजिशन पार्टी से कहा कि ठीक को सपोर्ट करते हैं, फेयर इनफ। पॉलिटिक्स में आप हमेशा लोगों की उसके लड़ते हैं, लेकिन जब कभी उन्होंने उसको पार्लियामेंट के जाने की तरफ कोशिश करते हैं तो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कंडेम करना चाहिए। मुझे तो इस चीज की हैरत हो रही है, मुझे तो इस चीज पे हो रही है कि जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सवाल उठाया कि
जो हुकूमत है उसे हुकूमत करनी चाहिए, वो अपोजिशन कर रही है, तो फिर हुकूमत कौन कर रहा है? और अपोजिशन जो है वो हमें आपस में एक दूसरे की अपोजिशन करती नजर आ रही है, कोई अपना काम नहीं कर रहा। जरा सुनने आज बिलावल साहब ने क्या कहा आपको। अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है तो हुकूमत कौन चलाएगा? अरे अपोजिशन ने भी अपोजिशन करनी है, गवर्नमेंट ने भी अपोजिशन शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा सर? थोड़ा सा चलाएगा। जब शौकत तरीन साहब स्पीच कर रहे थे फ्राइडे वाले दिन, अगर उस वक्त आपको थोड़ी कोई फुटेज मिल जाए तो अली गौहर बलोच बाकायदा, जिसने अपने परसों वो कुत्ते बिलों वाली बात सुनी थी ना, तो उसने एक नारा मारा था, बहुत अफसोसनाक था, बहुत गलत था। उन्होंने पता क्या कहा था? डंकी राजा की सरकार का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब मैं थोड़ा सा अर्ज कर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब मुझे नहीं पता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी लीडरशिप, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है, हमारे लिए वो वालिद का दर्जा रखते हैं। अगर कोई मेरे असल वालिद को, जिसने मुझे पैदा किया, उसको गाली देता, तो मैं अगर उस पर इंतशार फैला सकता हूं, तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गाली देगा, मेरे वही इमोशंस उसके लिए भी होंगे। देखिए, डेस्क थंपिंग करनी आप करें, आपने सीटियां मारी, आप शोर बचाएं। चले, मैं जरा नफीसा बीबी की तरफ आता हूं। ये जो नफीसा शाह साहिबा, आज बिलावल साहब हुकूमत को तो ताना दे रहे थे कि आप अपोजिशन नहीं कर रहे, आप हुकूमत के बजाय आप अपोजिशन करने लग गए, तो अपोजिशन भी अपोजिशन कर रही है, लेकिन अपोजिशन तो यहाँ पे एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है। यही वजह है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो अब अपोजिशन की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं रही, शायद इसलिए उन्होंने खुद अपोजिशन करना शुरू कर दिया। आज शेख रशीद साहब ने जो ताना दिया अपोजिशन को कि आप भी अपना काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अपोजिशन तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है। जरा सुन लें। आगे ही अपोजिशन मरी हुई है, अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे, इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाएगा। तो ये नफीसा शाह साहिबा, अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है, हुकूमत भी अपनी अपोजिशन कर रही है, फिर जाहिर है जब वैक्यूम होगा तो फिर कोई तो आके अपोजिशन करेगा ना। देखिए, मुझे लग रहा है शेख रशीद साहब जो इन्होंने इदारों का हशर किया है, बिलखुसूस रेलवे का और PIA का, ये इसका जिक्र कर रहे होंगे, उन इंजनों का जिक्र कर रहे होंगे, उस सिग्नलिंग सिस्टम का कर रहे होंगे, उन PIA के जहाज़ों का कर रहे होंगे जिनको उन्होंने बर्बादी के नहज पर पहुंचाया है। तो शेख रशीद साहब की बात जो है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इदारों का हशर किया है। अभी ओन अब्बास साहब ने बात की कि जब जैसे अजहर ये मिनिस्टर, इनके जो स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया चेयरमैन को, अभी फुल मिनिस्टर हैं गालिबन, तो लोग उठ गए। अब ये रवायतें जो हैं ये कौन कायम करता है? लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर है। 3 साल में कितनी दफ़ा वो हाउस में आए हैं? कितनी दफ़ा बैठ कर उन्होंने अपोजिशन की तकारीर सुनी है? कितनी दफ़ा बैठ कर उन्होंने किसी बैक बेंचर की बात सुनी है? अगर किसी भी हुकूमत का टेम्परेचर देखना हो, उसकी नब्ज़ चेक करनी हो, तो आप बैक बेंचर की आवाज़ सुनते हैं। ये इनकी जमहूरी सोच है। पहली तकरीर में आकर वादा किया उन्होंने कौम से और उन्होंने हाउस से कि मैं हर हफ्ते आकर सवालात का जवाब दूंगा। वो दिन और आज का दिन, एक दिन भी वो नहीं आए। वो कहते हैं अपोजिशन इतना शोर मचाती है, वहां पे इतनी हुल्लड़बाजी करती है कि वहां माहौल ही नहीं होता कि बात की जाए, जवाब दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पहली तकरीर में अपोजिशन ने मुझे स्पीच ही नहीं करने दी। चले एक दफा हुल्लड़बाजी होगी, नहीं, एक दफा हुल्लड़बाजी होगी, 2 दफा हुल्लड़बाजी होगी। हमारे टाइम में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डेली आते थे, हर काम छोड़कर पार्लियामेंट में बैठते थे, शोर हंगामा होता था। वहाँ भी उस वक्त की ऑपोजिशन, चौधरी निसार साहब उसको लीड कर रहे थे, पेपर फाड़ फाड़ के वो उछलाते थे और शोर हंगामा करते थे, हम सुनते थे। वी यूज्ड टू स्माइल एट देम। तो क्योंकि हुकूमत के पास, एज आई सेड, पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस हुकूमत के पास है। ऑपोजिशन के पास माँ सिवा जबान के हाउस में हमारे पास है क्या? तो दे मस्ट लिसन। और जो ये रवायत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपोजिशन रखेगी, पहले खुद तो करके दिखाएं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब तकरीर कर रहे थे, इनके पूछें कि कितने फ्रंट बेंचर्स बैठे हुए थे, कोई भी नहीं बैठा हुआ था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की, कितने फ्रंट बेंचर्स बैठे हुए थे, कोई भी नहीं, कोई वजीर नहीं बैठा था। तो अपने पहले तो रवायत ये कायम करें और उसके बाद आप ऑपोजिशन को कुछ। ठीक है, हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो एक आर्गूमेंट है कि जो बिलावल साहब ने आज बात की कि अपोजिशन कर रही है, हुकूमत भी अपोजिशन कर रही है,
तो अपोजिशन तो अपोजिशन नहीं कर रही, आप तो एक दूसरे की अपोजिशन कर रहे हैं। नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन कर रही है, पीपल्स पार्टी JUI की अपोजिशन कर रही है, गवर्नमेंट की अपोजिशन तो कोई नहीं कर रहा। यही वजह है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो कह रहे हैं अब हम 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि खान साहब को आपने सुना होगा पिछले दिन वो तो कह रहे थे अगले 5 साल भी हमारे हैं, परवाह नहीं है। समर, सबसे पहले तो ये अनोखी हुकूमत है जो बजट भी खुद पास करती है, एहतजाज भी पार्लियामेंट में खुद करती है। अभी तो हमें ये डर है कि ये बजट के ख़िलाफ़ सड़कों पे जाके धरना भी ना देना शुरू कर दें। मेरे ऑनरेबल कुलीग ऑन साहब ने अभी कहा कि अगर कोई इमरान खान साहब को कहेगा डोंकी राजा की सरकार तो हम इंतशार फैलाएंगे। तो आप देख लें कि इनकी अप्रोच क्या है, जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि हम इंतशार फैलाएंगे। इससे पहले आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे कि पार्लियामेंट में अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा या हमारी बाकी जो मेंबर्स थी उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए भी हुए थे, तो इनकी असेंबली की मेंबर्स जाके खींच रही थी और इन लोगों ने एक्चुअली इंतशार फैलाने की कोशिश की। उससे पहले आपने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जिस तरह टीवी पे कोशिश की हिट करने की कादिर मंदुखिल साहब को, और उसके बाद सुना उन्होंने बड़े असेंबली के अंदर तो आपके अरकान ने नाजेबा वहाँ पे अल्फाज कहे, गैर अखलाकी नारे वहाँ पर लगाए गए और यहाँ तक कहा गया गालियाँ देने के बाद कि ये तो पंजाब का कल्चर, हालांकि पंजाब का कल्चर नहीं है, ये माना गया उस चीज़ को। देखिए, इस बात पे मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी, पंजाब का कल्चर बिल्कुल नहीं है। उनकी किसी की ज़ाती राय हो सकती है, ये PTI का कल्चर ज़रूर है। PTI का कल्चर हमने पहले दिन से देखा है, गालियाँ देना, गालियाँ गलोच। PMLN का बिल्कुल कल्चर नहीं है, PTI का कल्चर ज़रूर है। आपने इनके इन्हीं की MNA की वीडियो है ना जिसमें गालम गलोच दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो उन्हीं की वीडियो शेयर हुई ना, जिस तरह हम और वो बहन की या माँ की या इस तरह की गालियाँ देना तो बिल्कुल सूट ही नहीं करता। तो मैं तो उसको कंडेम करती हूँ और मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि पंजाब का कल्चर गालियाँ देना है ही नहीं। दूसरी बात आपने तो कंडेम उसे भी करें ना, कंडेम जो अली गौहर बलोच और रोहेल असगर साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे उन्हें भी कंडेम करें ना, फिर हौसला पैदा करें। देखिए, पार्लियामेंट में हम लोग मेंटोर्स हैं, समर, हम लोग मेंटोर्स हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर पाकिस्तानी अवाम के, और हमें सबको चाहिए एज पार्लियामेंटेरियंस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें, स्पेशली इन द असेंबली, regardless of whichever party we belong to, we are supposed to show गुड पार्लियामेंट्री बिहेवियर। पहली चीज़। दूसरी बात, आपने बात की जिस तरह के बेसिकली ये चाहते थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करें कि इमरान खान साहब शहंशाह आज़म जब असेंबली में आएँ और स्पीच करें तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वहाँ कोई शोर ना मचाए। आप मुझे बताएं कि लास्ट 3 महीनों में इमरान खान ने फ़लस्तीन वाला इतना इंपॉर्टेंट इशू आया, इमरान खान साहब जो है वो असेंबली में आए, उन्होंने कोई तकरीर की, या TLP वाला जो इशू हुआ उस पर इमरान खान साहब असेंबली में आए। लास्ट 3 महीने पहले जो वो असेंबली में आए ना, वो तब आए थे जब उन्होंने झूठा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था असेंबली से। और शुरू में जिस पे हम बात कर रहे हैं, शुरू में जब ये शहंशाह आज़म आए थे ना असेंबली में, तब RTS बैठा के इन्होंने सिलेक्टेड इमरान खान को हमारे पे मसलत किया था, और जहांगीर तरीन साहब का ना जहाज़ भेज के पंजाब की हुकूमत और वहाँ की हुकूमत पर जो आई थी, इसीलिए हम लोगों ने जो है इनको बात नहीं करने दी, और काली पटिया पहन के हमने ओथ भी लिया था। तो उसके बाद से तो इनके पर इतना हौसला होना चाहिए था कि। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बात करूं, ये रोज बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इनके हेड ऑफ स्टेट है ना, वो सबसे पहले नहीं, एक मिनट, ये इतने कंफ्यूज्ड है इनके हेड ऑफ स्टेट कि एक तरफ से इनका जो मजाज है वो फासिस्ट मजाज है, दूसरी तरफ से इनका जो सोच है ना वो डिक्टेटर की सोच है। वो कहते हैं कि चीन की तरह हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, इस पे फिर मुझे पहले बात करने ब्रेक के बाद इसी तरफ आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही बात करनी है कि उस पर पोजीशन तो ये बड़ा कह रही है कि हमने इसको नहीं मानना किसी सूरत में भी। जो एक्ट पास किया गया है इंतखाबी इस्लाहात का, जिसमें वोटर लिस्टों के हवाले से है, उसमें हल्का बंदियों के हवाले से भी कुछ इख्तियारात हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने भी उन पर एतराज़ात उठाए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आनी है। इस पर इलेक्शन कमीशन की एक राय आ चुकी है 15 तारीख को, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने खत लिखा है इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह इशारा दिया कि वो अदालत तक जाएंगे इस मामले पर। अगर ये सेनेट से पास किया गया, हुकूमत कह रही है कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। मुल्क में कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो सकती, वो खुल के काम नहीं कर सकती जब तक उसका जो इलेक्शन है उस पर तमाम लोग अपोजिशन को मिलाकर सब मुत्तफिक ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीत के आती है बाकी सारी की सारी जमातें हारने वाली धांधली का इल्ज़ाम लगा देती हैं। अब मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसका दावा है कि हम इलेक्शन के अंदर शफाफियत लाना चाहते हैं और शफाफियत के लिए एक इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसमें कुछ तरामीम लाई गई हैं। उन तरामीम में कुछ वोटर लिस्टों के हवाले से भी जो हतमी नज़रसानी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होता था उस पर भी चेंज की गई हैं चीज़ें। फिर जो इसमें होती है हल्का बंदियाँ, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया गया है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाया गया है इस चीज़ को, कि ताकि जो स्टफिंग होती है बैलेट बॉक्सेस के अंदर उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन तो अपने तशवीश का और एतराज़ अपना जो है वो ज़ाहिर कर चुका है बड़ा खुल के, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी खुल के इस पर तनकीद जो सामने आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, तरामीम के ऊपर इन पर एतराज़ कर चुका है और वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराना है, तमाम आपने तरामीम लानी है, तो फिर तमाम जो अपोजिशन की जमातें उन्हें इन्वाइट किया जाए, उनकी कंसल्टेशन के लिए एक इस पर डायलॉग होना चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा कि अगर ये बिल पास करवाया तो वो अदालत जाएंगे। उनका मौक़िफ़ ज़रा सुन लें। तरीके से ये इलेक्शन ऑर्डिनेंस, ये इलेक्शन लॉ इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कवानीन पे अपने एतराज़ात उठाए हैं, हम सब को नजर आ रहा है कि ये आपका कोशिश है कि एक बार फिर आवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। और इस बार जनाब स्पीकर, कोई आपको ये इजाजत नहीं देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे अगर आपने ये बिल पास करवा लिया सेनेट के अंदर से भी। तो सेनेटर औरंगाबाद साहब, ये जिस इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरामीम की जा रही हैं, जब उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात हो रही थी 2017 में हुई, उससे पहले अपोजिशन की तमाम जमातों और गवर्नमेंट की तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें थीं, सब पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी, कंसेंसस पैदा किया गया था, उसके बाद ये तरामीम आई थी, उसके बाद ये इंतखाबी इस्लाहात हुई थी। अब ऐसा क्या है कि अपोजिशन की तजावीज़ को बिल्कुल ही यकसर रद्द करते हुए, बालाए ताक रखते हुए इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारा जो मौक़िफ़ था उसे भी कायमा कमेटी जो थी पार्लिमानी अमूर की, उसमें खातिर में नहीं लाया गया और बुलडोज करके सारी चीज़ों को आपने एक तरफा ये एक्ट पास कर दिया कौमी असम्बली के अंदर से, अब सेनेट के अंदर से भी पास करने जा रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी करिए अदालत जाएंगे। ये मामला तो फिर मुझे पार होता नज़र नहीं आ रहा कि ये इस्लाहात हो सके और गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है उस पर सवाल उठ रहा है। 2017 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है, थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दूं। पहली मीटिंग सर 31 अक्टूबर 2020 को, फिर उसके बाद 29 जनवरी 2021, 10 मार्च 2021 और फिर 30 मार्च 2021 को, ये 4 मीटिंग्स जिसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल थे और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नुमाइंदे भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में शामिल थे। उन्होंने तमाम इश्यूज को बहुत दफा डिस्कस किया और करने के बाद असेंबली ने लास्ट वीक इसको पास कर दिया। अब इसमें 2 चीजें, एज पर लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का पद है एज पर दी लॉ बनाना है कौमी असेंबली ने। अब कौमी असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन करने के बाद लॉ पास कर दिया। सर, स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमानी अमूर के अंदर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे मौक़िफ़ को ज़ेरे बहस लाया ही नहीं गया सिरे से। उनके इश्यूज को सुना गया था, एड्रेस भी किया गया था, लेकिन मेरे इसमें 2 मौक़िफ़ है। अगर उनको इस पे एतराज है कि कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। 18वीं तरमीम में भी जब उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने जो आम है उसने उसको आपने एतमाद में तो लेना है ना, जो आप जो इसमें इस्लाहात कर रहे हैं। एतमाद में लिया था, बल्कि आखिरी जो मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर बाबर रहमान और 4 मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब भी गए थे, उन्होंने जाकर उनको एक्सप्लेन भी किया था। तो उन्होंने उस वक्त जो है ना इस पर एतराज नहीं किया, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर दिया। हद तक उनको चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या प्रेसिडेंसी को या स्पीकर साहब को लिख देते कि हमें इस पे इश्यूज है, इसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन जरा पॉइंट समझने की कोशिश करें कि अगर फॉर एग्जांपल उनको एतराज है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फ्लॉड है, तो कोई नई चीज हमें तजवीज कर दें कि ये ठीक है, क्योंकि जो पुराना सिस्टम है उसमें तो सर सिर्फ मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है
कि इस एक्ट के अंदर जो आपने इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और उनकी नजरसानी का जो इख्तियार है, जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास था, कह रहे हैं वो इख्तियार भी आपने खत्म कर दिया है। मैं थोड़ा सा एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले हफ्ते की उठा के दे लें तो वो फरमा रहे थे कि मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा हूं। उन्होंने एतराज किया ओवरसीज पाकिस्तानी पे और उनका पॉइंट ये था कि जैकबाबाद के मसले का या ननकाना के मसले का या बदीन या सखर या लोरालाई के मसले का फ्रांस में बैठे हुए पाकिस्तानी को कैसे अंदाजा होगा। ये दूसरा इशू उन्होंने रेस किया था जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी चीजें बहुत मिनिमल है। क्या मुझे एहसन इकबाल साहब ये समझा सकते हैं कि जो हर महीने पाकिस्तानी $2 अरब पूरी दुनिया से आपको यहां भेजते हैं, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट खसारा आज सरप्लस में चला गया है और $900 मिलियन ओवरऑल पर एनम आप एक्स्ट्रा ले गए। इस पे मैं एग्रीड हूँ कि बिल्कुल जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो हमसे बढ़ के पाकिस्तानी, हमसे ज्यादा वो पाकिस्तान से शायद मोहब्बत करते हो, उनको बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ईवीएम के मामले पे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो इस पे रिपोर्ट आई थी हमने उस पर एतराज उठाया था, वो नहीं मानी गई। अपोजिशन को एतराज है, अपोजिशन बल्कि शक का इज़हार कर रही शायद ये इलेक्शन चोरी करने का कोई आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कोई तरीका तलाश कर रहे हैं। समझ साहब मैं आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रॉब्लम है, ठीक हो गया, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी पे क्यों प्रॉब्लम है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी वोटर लिस्टों का, चले मैं जवाब लेता हूं। अब मैं अगली बात कहता हूं सर, वोटर लिस्टों का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल वोटर लिस्टों के लिए जो तजवीज है वो ये है कि आप बजाय वोटर लिस्टों के जो नेशनल आईडी कार्ड का नंबर है उसको वोटर नंबर दे दें। इसमें क्या इश्यूज है। और दूसरा हमने ये कहा है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे आप हल्का ना बनाए, नंबर ऑफ वोटर्स पे हल्का बनाए। पॉइंट ये है कि ये जो 49 किस्म की इलेक्शन अमेंडमेंट्स थी, इस पे आप एक एक पे तो वो बेसिकली कोई इतने बड़े इशू हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना। और अब जिस तरह एहसन इकबाल या शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, इनको ये पता है ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, इनको ये भी पता है कि 90% वोट हमारी फेवर में जाएंगे, इसलिए तमाम। ठीक है नफीसा शाह साहिबा, ठीक है चले आपका पॉइंट आ गया सर। नफीसा शाह साहिबा, इस पर तो बड़ी क्लियर है गवर्नमेंट कि जो बिल हमने कौमी असम्बली से पास करवा लिया है वो वापस नहीं लिया जाएगा। आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पार्लिमानी अमूर के वजीर बाबर एवान साहब ने, जरा उन्हें सुन ले आप। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। और जो रूल्स के मुताबिक थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे डिप्टी स्पीकर साहब, उनके फैसले दुरुस्त थे। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। बिल तो वापस नहीं होंगे नफीसा शाह साहिबा, और वो कह रहे तमाम जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक, कानून के मुताबिक सारे बिल पास हुए हैं। और इस पे आपको खदशा क्या है, कहाँ कोई आपको लग रहा है कि लूप होल है जहां से गवर्नमेंट फायदा उठा के अगला इलेक्शन रिग कर सकती है, जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इशारा कर रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि ये इनकी ग़िज़ा की तरह है, जब तक कोई फटा ना करें, जब तक किसी चीज़ को मुतनाज़ा ना बनाएं, शायद इनको सुकून नहीं आता। इट्स लाइक अ ड्रग फॉर देम। मुझे हैरत है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मैं समझती हूँ आइन के बाद ये अहम तरीन कानून है, और अगर ये कानून मुतनाज़ा है, किसी भी वजह से मुतनाज़ा है, और जो मेजर पार्टीज़ हैं जिनके पीछे करोड़ों अवाम है, अगर वो उनको काबिल कबूल नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। आप अगर समझते हैं कि आप 1 मिनट में 20 कवानीन बुलडोज़ कर लें, जल्दबाजी कर लें, तो फिर आप पार्लियामेंट का अख्तियार अपना अख्तियार जाके कोर्ट को देंगे। और मुझे बहैसियत पार्लियामेंटेरियन एंड अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मसाइल हल नहीं करते और अपने आप को, अपने इशूज़ को कोर्ट के मुंह में दे देते हैं। ये बहुत तकलीफ़देह बात होगी, हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये अगर इनका मकसद है कि इलेक्शन, जैसे आपने कहा, इसकी शफाफियत, और इनका भी अगर ये मकसद है कि इनकी शफाफियत जो है इलेक्शन की उसको इंश्योर करना है, तो क्या वजह है कि आप कानून साजी में शफाफियत नहीं करते। ये बिल्कुल इनका दुरुस्त नहीं है कि इन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं। ये 40 अमेंडमेंट्स जो हैं विद इन मिनट्स इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में पास करा लिए, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इलेक्शन कमीशन मेजर स्टेक होल्डर है, उसको ऑपरेट करना है, उसको इलेक्शन करानी है, उसको ये मशीनें नायाब मशीनें जो आप लेके आए, ये उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। कैसे करेंगे वो? पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे कानून साजी है जिसे लेके कई लोग गए हैं अदालतों के अंदर। अदालत आगे से एक ही जवाब देती है कि भाई ये आपका पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंटेरियंस का इशू है, सियासत का मामला है, आप खुद इसे रिजॉल्व करें, पार्लियामेंट रिजॉल्व करें, हमारे पास मत लेकर आए। यहां पर भी शायद आपको यही जवाब आए।
नॉट नेसेसरीली, दे विल हैव, कई सारे इश्यूज हैं जहाँ पर आईनी तरामीम उन्होंने जो हैं वो, हालांकि आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिन्होंने अपने मैंडेट से स्टेप आउट किया है। लेकिन ये चीज़ अगर आइन के ख़िलाफ़ है, अगर रूल्स के ख़िलाफ़ है, और अगर वो इट मे लीड टू केओस इन द कंट्री, और विच विल, इफ़ दे थिंक कि ये आराम से पास करेंगे और अपोजिशन चुप बैठेगी, हम सड़कों पर जाएंगे। एक पीडीएम नहीं तो 4 और पीडीएम्स इसमें से बन जाएंगी। इफ़ दे थिंक दे कैन डू दिस, दे कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये इलेक्शन हर मामला, हर हल्के, हर वोटर का सवाल है। अजीब नायाब किस्म की, और करोड़ों वोटर्स आप ऐड कर लेते हैं, उसके आपने सिस्टम्स डिवाइस नहीं किए। ओवरसीज़ कैसे वोट कास्ट करेगा, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो शफाफ तरीक़ेकार है? इसके ऊपर बहस किया है आपने? तो ऐसे करना कि नहीं जी बस हो गया तो हो गया तो हो गया, तशद्दुद, जहाँ पर आपके हर चीज़ में वायलेंस है, हर चीज़ में अग्रेशन है, और जिस तरीके से कवानीन पास किए उसमें भी ये एक अग्रेशन जो है उसकी बू आ रही है, और इसलिए ये बिल्कुल पायदार नहीं होगा, नहीं ये इम्प्लीमेंटेबल है, और नहीं हम इसको करने देंगे। बहरहाल ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इलेक्शन जो 2023 का है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लड़ना, वो नून लीग ने भी लड़ना है, वो पीपल्स पार्टी ने भी लड़ना है, दीगर अपोजिशन की जमातों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। सबकी इसमें राय जो है उससे कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर आपको किसी आपकी तरफ से जो तजावीज़ आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेट ऑफ रिकमेंडेशंस है, अगर वो अपोजिशन नहीं मान रही तो आप उनके साथ बैठ के कोई किसी की बात माननी है, कोई किसी दूसरे की बात माननी है, मिल के आपने कंसेंसस के साथ ये तरमीम लानी है, वरना अगर अगला इलेक्शन इन तरमीम के साथ हो भी गया तो वो भी मुतनाज़ होगा, फिर अगले 5 साल वही शोर रहेगा। इसलिए बेहतर है कि इसमें कंसेंसस पैदा किया जाना चाहिए। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये काम है लेजिस्लेशन करना, कवानीन बनाना पार्लियामेंटेरियंस का। शहबाज शरीफ साहब हाथ लिख रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इस पर कोई इत्तेफाक राय पैदा करें, उनका काम तो ये नहीं है। आप जो भी कानून बना के पार्लियामेंट से भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्ट करना है। समर, सबसे पहले तो मैं वही डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो आपके शहनशाह आज़म हैं बनी गाला के, वो सबसे पहले कौम को ये तो बता दें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चाहिए। आपको भी पता है कि इनको ये वजाहत करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। हेड ऑफ स्टेट खुद इतना कन्फ्यूज है, हमें पता है, आपको पता है, जर्नलिस्ट को पता है कि इनका मजाज जो है एक फैसिस्ट की तरह है, और इनकी सोच जो है ना वो एक डिक्टेटर की तरह है। एक तरफ ये हमें कहते हैं कि सऊदी या चाइना की तरफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऑपोजिशन होनी नहीं चाहिए। आप अभी देख लें बजट इजलास में इन लोगों ने जिस तरह एहतजाज किया, इनके मिनिस्टर्स ने खड़े हुए, और सिर्फ इसलिए एहतजाज किया कि शहनशाह आज़म जब आके पार्लियामेंट में तकरीर करे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो। तो ये तो पहली चीज़ है कि ये हमें वजाहत करें कि इनका नजरिया, व्हाट फॉर्म ऑफ सिस्टम डू दे वांट। एक तरफ से ये हमें कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चाहिए, दूसरी तरफ से पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो लैक ऑफ ट्रस्ट तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी ना, पहली चीज। दूसरी बात, सबसे ये आपके जो शहनशाह आज़म है वो खुद ही कहते थे कि 1970 का जो इलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन है, तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ वोटिंग नहीं था, वो तो पर्ची सिस्टम ही था। और बहुत ही और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, जर्मनी, इटली, यूरोप, यूएस के भी बहुत जगह पर्ची का इलेक्शन ही होता है। लेकिन बेसिक चीज़ हम जो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सारे अदारे हैं वो अपनी हदूद में रहें। Everyone should remain in their एक चीज और भी मैं ऐड कर देता हूँ, आपको कंसिस्टेंट जो आइडियल आप सिनेरियो बयान करें, उस पर एक चीज मैं और भी ऐड कर देता हूँ कि जो भी इलेक्शन हारे वो खुले दिल से तस्लीम करे कि हाँ मैं हार गया हूँ, धांधली का इल्जाम ना लगाए। देखें, आपको भी पता है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठाया गया, कैसे जहांगीर तरीन साहब का जहाज आया, कैसे पंजाब में पीएमएलएन जो है वो 13 के इलेक्शन के खिलाफ भी धरने हुए थे इस्लामाबाद में, 126 हर इलेक्शन पे सवाल तो है। आपको भी मैं अभी तो हम बात, लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल अदारों को अपनी सब इलेक्शंस पे चलो सवाल होगा। 1970 के इलेक्शन तो अकॉर्डिंग टू शहनशाह आज़म सबसे शफाफ इंतखाबात थे, ठीक है, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं थी ना, उसमें तो पर्ची सिस्टम ही था। बहुत ही ऐसी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है जहां में अभी भी पर्ची सिस्टम को सबसे क्रेडिबल कहा जाता है। ईवीएम से क्या आपको खतरा है? चीज है कि आपके जो अदारे हैं, अदारे देखिए, हमें इन पे लैक ऑफ ट्रस्ट है।
हमें इनको इन लोगों ने पहले अभी बाय इलेक्शंस जो है, अगर इतना इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे सिस्टम इन्हें इंट्रोड्यूस कराना था, जो अभी बाय इलेक्शंस हुए सारे, उसमें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया? ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होता है कि अगर आपने बाय इलेक्शंस में कराया, उसमें करना चाहिए था ना रिजल्ट। हम देखते क्या इसका होता, आपने बाय इलेक्शन में रिजल्ट देख लिया, हर जगह ये हारे। अब इन्होंने एक प्लान इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का किया कि अगली दफा धांधली के लिए। बहुत शुक्रिया हिना परवेज़ भट्ट साहब आपका, ओनबाज साहब और नफीसा शाह साहिबा। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को कंसेंसस पैदा करना चाहिए, चूँकि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मसला, ये पाकिस्तान का मसला है। इस पर अगर कोई एतराज़ रहा तो शायद अगले इलेक्शन में भी इसी तरह का शोर रहेगा, इसलिए इत्तफाक राय से ये तरमीम होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के वाले से, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ रही है और लोग जो है मौसमी परिंदे वो पीटीआई की तरफ उनका सफ़र शुरू हो चुका है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कैंपेन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर आपने देखा, आम इंतखाबात के अंदर के जो मौसमी परिंदे हैं उनका सफ़र शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। आज भी मुस्लिम लीग नून के बाग आज़ाद कश्मीर से टिकट होल्डर, जिन लोगों ने पहले बाकायदा हल्फ उठाया था, दस्तखत किए थे कि हम पार्टी छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, इस दफ़ा नून लीग ने हल्फ लिया आज़ाद कश्मीर में अपने मिनिस्टर से, लेकिन फिर भी उनके कोई 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस इलेक्शन सारे इस अमल के अंदर एक एतराज़ उठ रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि यहाँ पे कई जगहों पे वोटर लिस्टें जो हैं उनमें रद्द-ओ-बदल हो रहा है और कई लोगों के वोट्स जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं। पर्टिकुलरली जो मुहाजिरीन के हल्के हैं, पिंडी के अंदर जो है कुछ वज़रा के इन्फ्लुएंस के वाले से भी एतराज़ उठ रहा है। शफाफियत होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि शफाफ इलेक्शन हो आज़ाद कश्मीर का। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।